गुड मॉर्निंग क्लास। मैंने पहली वीडियो में बेटा आप लोगों को संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया था। आज मैं संज्ञा के बाकी भेदों के बारे में चर्चा करूंगी। तो आज मैं आपको जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताऊंगी। जिस शब्द से वस्तुओं अथवा प्राणियों के संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर मैंने कहा लड़का, तो लड़का कहने से पूरा लड़की जाति का बोध होता है। शहर, शहर कहने से सारे जगहों शहरों के नामों का वर्णन होता है, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर किसी एक शहर का नाम नहीं लिया है। उसी प्रकार मैं आपको इस चित्र के माध्यम से समझा रही हूँ। खरगोश की चुनौती सुनकर कछुआ स्तब्ध रह गया। इस चित्र में आप देख रहे हैं, एक तरफ एक खरगोश है और कछुआ है। खरगोश और कछुए की कहानी आपने सुना ही होगा। इन दोनों कछुए और खरगोश की कहानी में ये था कि खरगोश कछुए से कहता है कि मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ और खरगोश तुम बहुत धीरे दौड़ते हो, चलो हम दोनों के बीच दौड़ हो जाए तो मैं ही जीतूँगा। खरगोश ने कहा। कछुआ चुप रहा, वो बोला देखा जाए, चलिए हम लोग रेस लगाते हैं। तो कछुआ तो धीरे चलता ही था, लेकिन खरगोश को अपने तेज़ दौड़ में बहुत अधिक घमंड था। इसलिए मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन खरगोश को घमंड था। जब दोनों दौड़ने लगे तो कछुआ धीरे धीरे चल रहा था और खरगोश तेज़ दौड़कर आगे निकल गया और वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। और उसी बीच उसको नींद आ गई और कछुआ धीरे धीरे रेंगते हुए अपनी जगह पे पहुंच गया और खरगोश जहाँ का था वहीं सोया रहा। जब बाद में उसकी नींद खुली तो दौड़ कर पहुँचा तो देखा कि वहाँ कछुआ पहुँचा है, तो वो हार गया। इसीलिए कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी में इस चित्र को देखकर यही बताया गया है कि खरगोश और कछुए एक दूसरे को चुनौती दे रहा है। इसे सुनकर कछुआ स्तब्ध रह गया था। तो यहाँ इसलिए मैंने बताया कि अगर हम खरगोश बोलते हैं तो पूरे खरगोश जाति का बोध होता है, और अगर कछुआ कहेंगे तो पूरे कछुओं की प्रजाति का संबोध होता है। ठीक है, संपूर्ण जाति का बोध होता है। उस तरह दूसरे चित्र में देखिए, पुस्तकें अलमारी में रखी हैं। तो यहाँ पूरी पुस्तक जाति के बोध, इसमें तरह तरह की पुस्तकें, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, जितनी भी पुस्तकें हैं सबका वर्णन किया हुआ, यानी संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है। तो इन वाक्यों में खरगोश, कछुआ, पुस्तकें और अलमारी ऐसे शब्द हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम की ओर संकेत नहीं करते हैं, बल्कि खरगोशों, कछुओं, पुस्तकों और अलमारियों की जाति का बोध कराता है। अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। व्याकरण में जाति शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जातियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता, बल्कि संपूर्ण विशेष के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मैंने अभी बताया, लड़का, शहर और पुस्तक व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु जाति को बताते हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। जैसे अन्य उदाहरण मैं दे रही हूँ, सेना ने शत्रुओं पर हमला किया। तो ये सेना है, इसमें पूरे संपूर्ण सेना जाति का बोध हुआ और शत्रुओं में पूरे संपूर्ण शत्रुओं का बोध हुआ। आजकल आदमी का ईमान बदल गया है। तो आदमी है, इसमें संपूर्ण मनुष्य के बारे में बात हो रही, किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है। पार्क में लड़कियां सैर कर रही हैं, तो इसमें पूरी लड़की जाति, संपूर्ण लड़कियों के बारे में होती, किसी एक विशेष लड़की का नाम यहाँ नहीं बोला गया है, इसलिए सारी लड़कियों के बारे में बोध की जा रही है। तो मैं फिर एक बार फिर बता रही हूँ, जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं अथवा प्राणियों की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने बताया, यहाँ देखिए, सेना ने शत्रुओं पर हमला किया। तो यहाँ सेना और शत्रुओं, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा, किसे पूरी सेना और पूरे शत्रुओं के बारे में बोला गया है।
आजकल आदमी का ईमान बदल गया है, तो आदमी से पूरे मनुष्य जाति संपूर्ण आदमियों के बारे में किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं बताया गया है। इसी तरह तीसरे वाक्य में देखिए, पार्क में लड़कियां सैर कर रही हैं, तो लड़कियां संपूर्ण लड़की जाति के बारे में बताया गया है। अब आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे हम देख नहीं सकते, इसे सुन नहीं सकते, इसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे देखिए, सैनिक वीरता से लड़े। सैनिक वीरता से लड़े, सैनिक लड़ते हैं जरूर, लेकिन वो जब लड़ाई करते हैं और जीतते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सैनिक वीरता से लड़े। ये वीरता हमें दिखाई नहीं देती है, हम अनुभव करते हैं कि यह वीरता से लड़े। रमा की सुंदरता अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब बहुत ही सुंदर, अति सुंदर है। रमा बहुत ही सुंदर, ये सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। तो रमा बहुत सुंदर है, उस लड़की को देखकर हमें अनुभव होता है कि वो बहुत सुंदर है। उपयुक्त वाक्य में वीरता शब्द गुण को दर्शा रहा है, अतः यह भाव है। हम भावों को केवल अनुभव ही कर सकते हैं। मैंने अभी बताया कि हम इसको अनुभव कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव होता है, महसूस करते हैं, जिसके इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कि फील करते हैं। अन्य उदाहरण देखिए, बुढ़ापा अक्सर कष्टदायक होता है। बेटा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बुढ़ापा, अगर किसी बूढ़े व्यक्ति को आप देखेंगे तो उसको देखकर उसके बाल पके होते हैं, उसके आंखों में चश्मा होता है, उसको देख के एहसास होता है कि ये व्यक्ति बूढ़ा है। अगर किसी बच्चे को देखेंगे तो बच्चा छोटा होता है, उसका उम्र कम होता है, उससे हमें एहसास होता है कि ये बच्चा है। तो हमें ये देखकर अनुभव होता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बूढ़ा है। एवरेस्ट की ऊंचाई अधिक है। अब एवरेस्ट की ऊंचाई अधिक होती है तो हम लोग पर्वत देखते हैं, पर्वत देख के अनुभव, तो वो ऊपर की तरफ देखेंगे तो बहुत ऊंचा दिखता है, तो हमें ये अनुभव होता है ये पर्वत है, ये बहुत ही ऊंचा है। सच्ची मित्रता कम ही मिलती है। अभी मित्रता की बात होगी, आपके भी फ्रेंड होगी, आपकी दोस्ती होगी, तो आपकी दोस्त जो होते हैं उनसे आपकी मित्रता होगी, तो ये मित्रता अनुभव करने की चीज़ है। जो मित्र आपके हर समय सुख दुख में आपके साथ देते होंगे, उसको आप अपना असली दोस्त मानते होंगे, तो आप कहते होंगे इससे हमारी अच्छी मित्रता है, जो हमारा दोस्त हमारी बुरे वक्त में भी हमारी सहायता करता है। कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और मानते हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जातिवाचक संज्ञा के दो और भेद होते हैं। वो कौन सा होता है? समूह या समुदायवाचक, और दूसरा मैंने बताया था आपको द्रव्यवाचक। तो चलिए उन दोनों भेदों के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञाएं जिनमें वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह, दल, झुंड का बोध हो, उन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, या फिर हम इसे समूहवाचक भी कहते हैं। जैसे कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक समूह, एक दल में होते हैं। परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं। मंडली, सेना, भीड़, सभा आदि शब्द समूह का बोध कराते हैं, अतः ये समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दूसरा है बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञाएं जिनसे किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब द्रव्य मतलब हो गया आपका लिक्विड पदार्थ यानी तरल पदार्थ, जैसे दूध, घी, शरबत, पानी आदि। धातु यानी मेटल, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये जितने भी धातु हैं ये सब द्रव्यवाचक मानते। पदार्थ में आपका अनाज आ जाता है, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का आदि, ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, यानी कुल मिलाकर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको संज्ञा किसे कहते हैं उसके भेदों के बारे में अच्छी तरह पता चल गया होगा। आप सब तो ये क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है बेटा, अब हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।